हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग लीज के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ इन सेक्शन 105 टू 117 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 सेक्शंस डिस्कस करेंगे, 106 से 107 तक, सॉरी 105 से 107 तक। जो डेफिनेशन हमारी लीज की दी हुई है वो आपको सेक्शन 105 में देखने को मिलेगी। सो अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। यहाँ पर कहीं पे भी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर राइट का ट्रांसफर होता है। सिर्फ जो अधिकार है वो ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का जो अधिकार है सिर्फ उसे ट्रांसफर किया जाता है, वो भी एक सर्टेन टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए, जो कि एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, किसी भी तरीके से आप राइट ट्रांसफर अपना कर सकते हैं, और इन परपेचुइटी भी हो सकता है, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड। या तो मतलब कंसिडरेशन, या तो पूरा पूरा कंसिडरेशन ले लिया गया है, पूरा प्राइस पे कर दिया गया है, या फिर प्रॉमिस किया है कि हम पे कर देंगे, या फिर और ऑफ मनी, अ शेयर ऑफ क्रॉप्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई अगर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए प्रॉपर्टी लीज पर दी है, वो लैंड लीज पर दिया है, तो वो पैसे लेने के बजाय क्रॉप्स ले लेते हैं उनसे, तो ये भी जो है आप ऐसा कर सकते हैं। सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी और चीज़ जिसकी कोई वैल्यू है, इस तरीके की कोई सर्विस भी ली जा सकती है, कोई सर्विस ली जा सकती है, कोई भी दूसरी चीज़ ली जा सकती है जो कि विच इज़ ऑफ वैल्यू। ठीक है, मतलब बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होता है, कई सारी चीज़ें जो आप इसमें एक्सचेंज मतलब ले सकते हो फॉर फॉर सम वैल्यू, टू बी रेंडर पीरियोडिकली, या फिर पीरियोडिकली देना पड़ेगा, और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स, या फिर आप खुद बताओगे कि कौन से ओकेजन्स पर देना है, टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट्स द ट्रांसफर ऑन सच टर्म। ट्रांसफरी जिसको जो है लीज पर दे रखा है, ट्रांसफरर वो जिसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही हमेशा लीज होता है, जिसे हम पट्टा भी कहते हैं। अब वहीं पर आपको सेक्शन 105 में लेसर, लेसी, प्रीमियम एंड रेंट डिफाइंड है। हालांकि प्रीमियम और रेंट सही से नहीं डिफाइंड है, लेकिन अभी हम उसे आगे देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले लेसर कौन है, तो मैंने आपको बताया जो आपका ट्रांसफरर है वो लेसर है, यानी कि जो प्रॉपर्टी लीज कर रहा है, जो लीज कर रहा है उसे हम लेसर बोलते हैं, और जिसको लीज पे दिया है उसे हम लेसी बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो प्राइस है उसको हम प्रीमियम कहेंगे, एंड द मनी, शेयर, सर्विस और अदर थिंग टू बी सो रेंटर्ड इज कॉल्ड द रेंट। यानी कि कुछ भी अगर चीज़ आप मंथली पे कर रहे हो, पर करोगे या ईयरली पे करोगे, तो उसे आप किराया बोलोगे, रेंट बोलोगे। प्रीमियम का मतलब बेसिकली ये है कि पूरा का पूरा कंसिडरेशन जो भी कुछ उस लीज का था, जितने भी दिन के लिए आपने ली थी, वो सब कुछ एक साथ दे दिया। मतलब आप रेंट पे पीरियोडिकली नहीं दे रहे हो उसको, महीने टू महीने, महीने दर महीने या साल दर साल नहीं दे रहे हो, आपने एक साथ सब कुछ दे दिया, तो उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पर प्रीमियम की डेफिनेशन बताई गई है। इफ़ द होल अमाउंट टू बी रिकवर्ड एज कंसिडरेशन फ्रॉम द लेसी इज पेड बाय हिम एट वन टाइम इन लंप सम। लंप सम का मतलब यही होता है, एक बार में पूरा पेमेंट कर दिया है। सच कंसिडरेशन इज कॉल्ड प्रीमियम, उसको हम प्रीमियम कहेंगे। रेंट क्या है, इफ द कंसिडरेशन ऑफ द लीज इज पेड पीरियोडिकली इट इज नोन एज रेंट। पीरियोडिकली अगर पे कर रहे हो, जैसे जो अगर हम नॉर्मली जब टेनेंट या लैंडलॉर्ड होते हैं तो महीने दर महीने पैसा लिया जाता है, कहीं कहीं साल दर साल लिया जाता है, तो उसी तरीके से है। ठीक है, ये आप हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड किया गया है, मैंने बताया है कि इट नीड नॉट टू बी इन मॉनेटरी फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी फॉर्म में हो, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। कोई सर्विसेज हो सकती है कि मान लीजिए आपने पट्टे पे दिया था किसी को अपनी प्रॉपर्टी, और आपने उसके बदले में उससे कुछ सर्विसेज वगैरह ले ली। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ क्रॉप्स वगैरह शेयर ले लिए उससे, और इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग ऑफ वैल्यू, या फिर कोई भी दूसरी चीज़ जो कि ऑफ वैल्यू है। उसके बाद आ जाओ 106 पे, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन आपके लिए। 106 सेक्शन 106 प्रोवाइड्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ एनी लोकल लॉ यूसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लीज, अगर देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, किसी लोकल लॉ में कुछ लिखा हुआ है, तो अलग की बात है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर यही दोनों चीज़ें प्रिवेल करेंगी। क्या, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए को लीज पर, मतलब ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही लीज होगा, मतलब अगर वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आपने दे रखी है, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो जो लीज है वो ईयर टू ईयर चलती है।
ठीक है, मतलब ईयर टू ईयर बेसिकली आप यहाँ पर कह सकते हो कि ईयर टू ईयर रिन्यू होती है या आपको ईयर टू ईयर रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक, एक तो ये बात हो गई। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है तो ईयर टू ईयर चलेगी। फिर उसके बाद अगर इसके अलावा एग्रीकल्चर पर्पस के अलावा या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के अलावा किसी भी और पर्पस के लिए आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रखा है, जैसे होटल जो है लोग लीज पे लेते हैं, तो अगर वैसा है तो यहाँ पर मंथ टू मंथ चलेगा। यही सवाल जो है पूछा जाता है कि ईयर टू ईयर कहाँ चल रहा है और मंथ टू मंथ कहाँ चल रहा है। टर्मिनेशन कैसे होगा, कब होगा लीज का, मतलब लीज खत्म कब हो सकती है। तो सेक्शन 106 फर्दर प्रोवाइड करता है कि अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर साल दर साल वाली लीज है तो वो टर्मिनेबल है, चाहे तो उसको लेसर टर्मिनेट कर दे या लेसी टर्मिनेट कर दे, कोई भी कर सकता है, लेकिन 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा अगर ईयर टू ईयर है। ध्यान रखिए, अगर साल दर साल रेंट जमा हो रहा है तो 6 महीने का नोटिस है, और अगर महीने दर महीने रेंट जमा हो रहा है तो ये टर्मिनेबल है 15 दिन की नोटिस पर, तो फिर 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे लेसर दे चाहे लेसी दे, जो भी एंड करवाना चाहता है वो दे सकता है। द पीरियड विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। ये जो सॉरी, ये सबसेक्शन 1 में आपके दे रखा है 106 के, तो सब ये जो इसका पीरियड बता रखा है, ये कमेंस कब से होगा, शुरू कब से होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। जब आपको नोटिस की जब रसीद जो है वो जब आपके पास है तब से जो है पीरियड कमेंस मानेंगे, ये जो पीरियड दे रखा है। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 106 सबसेक्शन 4 में प्रोवाइड्स दैट एवरी नोटिस राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन गिविंग इट। ठीक है, या तो वो पर्सन साइन करे या फिर उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी साइन कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 107 बेसिकली पूछा जाता है कि लीज किस तरीके से होती है, लीज इज हाउ मेड, किस तरीके से लीज होगी, तो सेक्शन 107 आपको लिखना होता है। अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, जब ईयर टू ईयर की बात है, और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या तो ईयर टू ईयर है, ईयर टू ईयर है, या फिर 1 साल से ज़्यादा की अगर है, और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होगी, अगर साल दर साल की है या 1 साल से ज़्यादा की है, या फिर ईयरली आप लोगों ने जो है आपस में तय किया है कि आप ईयरली रेंट उससे लोगे, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। All other leases of immovable property may be either made by registered instrument or by oral agreement accompanied by the delivery of possession. इसके अलावा अगर कोई भी लीज है महीने दर महीने वाली है, कैसी भी है, तो वो आप चाहे तो रजिस्टर करा लो, चाहे ओरली भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर ओरल एग्रीमेंट हो रहा है तो डिलीवरी जो है, पोजेशन की डिलीवरी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिलीवरी करना पड़ेगा, जिसने लीज पर लिया है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, वेयर अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, जब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कराई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज, सच इंस्ट्रूमेंट, और वेयर देयर आर मोर इंस्ट्रूमेंट देन वन, एक से ज्यादा अगर इंस्ट्रूमेंट है, ईच सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द लेसर एंड द लेसी। दोनों लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ऑब्वियसली जैसे सेल में हमारे होते हैं दोनों पार्टीज एग्जीक्यूट करती है, वैसे यहाँ पर भी लेसर और लेसी, सेलर बायर वहां पर एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पर लेसर और लेसी एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों लोग, ईच इंस्ट्रूमेंट। एक से ज्यादा अगर इंस्ट्रूमेंट है तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है लेसर और लेसी एग्जीक्यूट करेंगे। Provided that the state government may from time to time by notification in official gazette direct that the leases of immovable property, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल करके डायरेक्ट कर सकती है ये कि जो लीजेस है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अदर दैन द लीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब इनको छोड़ दिया या ईयरली रेंट वालों को छोड़ दिया, और एनी क्लास ऑफ सच लीजेस मे बी मेड बाय अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय ओरल एग्रीमेंट विदाउट द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है, इनके अलावा जो है कोई भी लीज अगर हो रही है तो वो अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, मतलब उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, ओरल एग्रीमेंट से हो सकती है, बिना डिलीवरी पोजेशन के डिलीवरी की है। ठीक है, सो ये है था हमारा सेक्शन 105 से लेकर के 107 तक। आगे के जो लेक्चर्स हैं, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं लेसर और लेसी की, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे सिंप्लीफाइड तरीके से। आपको पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेक्शन क्योंकि दिया हुआ है, उसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे कि जो आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हो और आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।